नमस्ते। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जो विरोधाभासों से भरा है। 20वीं सदी के पहले 50 साल। मतलब एक तरफ इंसान ने हवाई जहाज बना लिए, परमाणु की शक्ति को समझ लिया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर हम शायद पीछे चले गए हैं। हमारे हाथ एसी वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्रेस एंड रीग्रेस के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से लगे हैं। और आज हमारा मकसद है ये समझना कि वो क्या वजह थी कि इतनी तकनीकी तरक्की के बावजूद 2 विश्व युद्ध हुए, समाज में इतनी उथल-पुथल मची और मूल्यों का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। हम देखेंगे कि कैसे विक्टोरियन युग की वो चट्टान जैसी मजबूत दुनिया रेत की तरह बिखर गई। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं विक्टोरियन युग से। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही स्थिर, अनुशासित और शायद थोड़ी दकियानूसी तस्वीर बनती है। इस किताब में लिखा है कि उस दौर के लोगों को अपनी हर चीज पर अटूट विश्वास था। उनका घर, उनका संविधान, उनका साम्राज्य और उनका धर्म, उन्हें लगता था ये सब हमेशा के लिए है। बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी पहचान थी स्वीकार कर लेना। एक्सेप्टेंस। स्वीकार कर लेना, हाँ, मतलब हर चीज को बिना सवाल किए मान लेना। लेकिन 20वीं सदी के लेखकों ने इसी आदत को, इसी को सबसे बड़ी कमजोरी की तरह देखा। उन्हें लगा कि ये जो विश्वास था, ये व्यक्तिगत सोच या अनुभव पर आधारित नहीं था, बल्कि बस सुनी सुनाई बातों पर टिका था। वॉर्ड ने एक बहुत अच्छी उपमा दी है। ये ऐसा था जैसे दिमाग और आत्मा के लिए उधार के कपड़े पहनना। उधार के कपड़े, मतलब बाहर से सब ठीक लगता है पर अंदर से वो आपके हैं नहीं। बिल्कुल। और जाहिर है जब कोई व्यवस्था इतनी जड़ हो जाए तो उसे तोड़ने वाला भी कोई आता ही है। यहीं पर बर्नार्ड शॉ जैसे लेखकों की एंट्री होती है। हाँ, शॉ ने इस पूरी पीढ़ी की सोच को ही झकझोर कर रख दिया। उनका एक ही मंत्र था, सवाल करो, जांच करो, परखो। क्वेश्चन, एग्जामिन, टेस्ट। जी, उनका मानना था कि कोई भी सिद्धांत, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों ना माना जाता हो, तब तक एक अंधविश्वास है जब तक आप खुद उसकी पड़ताल करके उसे सच न मान लें। उनकी लिखाई ने लोगों को हर तरह के अधिकार पर सवाल करना सिखाया, चाहे वो चर्च का हो, विज्ञान का हो या सरकार का। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। अगर हर कोई हर चीज पर सवाल उठाने लगे, सरकार, परिवार, समाज, तो क्या सब कुछ बिखर नहीं जाएगा? क्या उस विक्टोरियन स्थिरता की भी अपनी कोई कीमत नहीं थी? ये बहुत जरूरी सवाल है, और बिल्कुल यही हुआ। कई लोगों के लिए शॉ के विचार आज़ादी की हवा की तरह थे, लेकिन बहुतों के लिए ऐसा था मानो जिस चट्टान पर वे सदियों से खड़े थे, वो अचानक उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सब कुछ अनिश्चित और अस्थिर हो गया। और इसी उथल-पुथल से 2 बिल्कुल अलग रास्ते निकले होंगे। बिल्कुल। तो जब ये पुरानी दुनिया टूटने लगी तो लोगों ने एक नया रास्ता खोजना शुरू किया। और जैसा आपने कहा, यहाँ 2 बड़े खेमे बन गए लगते हैं। एक तरफ फेबियन सोसाइटी और दूसरी तरफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। हाँ, और दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग थीं। फेबियन ग्रुप, जिसमें बर्नार्ड शॉ और एच.जी. वेल्स जैसे बड़े नाम थे, उनका मानना था कला जीवन के लिए, आर्ट फॉर लाइफ सेक। अच्छा। शॉ ने तो मजाक में यहाँ तक कहा था कि वो कला के लिए एक वाक्य भी नहीं लिखेंगे। उनका मकसद साफ था, साहित्य को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना जिससे समाज और राजनीति में सुधार लाया जा सके। और इसी सोच से वेलफेयर स्टेट का आइडिया निकला, है ना? सही पकड़ा। कि सरकार का काम सिर्फ कानून व्यवस्था देखना नहीं, बल्कि आम जनता की भलाई के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना भी है। सही कहा। सिडनी और बीट्रीज वेब जैसे फेबियन विचारकों ने एक ऐसे विशाल प्रशासनिक सिस्टम की कल्पना की जो लाखों लोगों के लिए भोजन, घर और स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सके। और वो कामयाब भी हुए। लेकिन इस कामयाबी की एक अनचाही कीमत चुकानी पड़ी। इस सिस्टम ने इंसान को एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक समूह, मतलब मासमैन के हिस्से की तरह देखा। मतलब सरकार की नजर में आप एक इंसान नहीं, बल्कि एक आंकड़ा बन गए। जैसे नागरिक संख्या 753, जिसकी जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन उसकी अपनी पहचान, उसके शौक, उसकी सनक, वो सब बेमतलब हो गए। बिल्कुल यही। वो सिस्टम उन लोगों के लिए नहीं बना था जो लीक से हटकर सोचते थे, जो असाधारण थे या थोड़े सनकी थे। व्यक्ति की अपनी खासियत, उसकी विलक्षणता उस बड़ी सरकारी मशीनरी और भीड़ में कहीं गुम हो गई। तो एक तरफ ये लोग हैं जो साहित्य को समाज सुधार का औजार बनाना चाहते थे, भले ही इसमें इंसान की अपनी पहचान खो जाए। लेकिन क्या हर कोई इस बात से सहमत था? जरूर कोई ऐसा भी समूह रहा होगा जिसने कहा होगा, नहीं, समाज से पहले व्यक्ति, उसकी भावनाएं
और उसकी कलात्मक खो जाती है। बिल्कुल, और वही थे ब्लूम्सबरी ग्रुप, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, लिटन स्ट्रैची जैसे उच्च कोटि के बुद्धिजीवी। वे फेबियंस के बिल्कुल विपरीत थे। वे कला के लिए आर्ट फॉर आर्ट सेक के पुराने विचार की ओर लौट गए। उनके लिए अच्छी तहजीब, व्यक्तिगत रिश्ते और कला की सुंदरता सामाजिक सुधार के नारों से कहीं ज्यादा जरूरी थी। वे खुद को एक तरह से आम लोगों से बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ समझते थे, और उनका काम भी बड़े सामाजिक मुद्दों के बजाय कला और निजी दुनिया के इर्द गिर्द ही घूमता था। तो साहित्य दोराहे पर खड़ा था। एक रास्ता समाज की सेवा की ओर जाता था, दूसरा व्यक्तिगत कला की ओर। लेकिन किताब में साल 1922 को एक बहुत बड़े मोड़ की तरह दिखाया गया है। मुझे लगा था कि विक्टोरियन युग के बाद साहित्य ज्यादा आजाद और लोगों के करीब आया होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1922 के बाद वो और भी दूर चला गया। ये तो उल्टा लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1922 में दो ऐसी किताबें आईं जिन्होंने आधुनिक साहित्य का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। जेम्स जॉयस की यूलिसीज और T.S. एलियट की कविता द वेस्टलैंड। इन रचनाओं के साथ साहित्य आम सड़क और आम पाठक को छोड़कर एक ऐसे गूढ़ और बौद्धिक किले में बंद हो गया जहां हर किसी का पहुंचना मुमकिन नहीं था। तो एक मिनट, साहित्य जो समाज का आईना होना चाहिए था, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के लिए एक पहेली बन के रह गया। ये तो ऐसा है जैसे आज कोई फिल्म सिर्फ फिल्म क्रिटिक्स को ध्यान में रखकर बनाए, आम दर्शकों की परवाह ही ना करे। आपकी तुलना एकदम सटीक है। एक तानाशाही बौद्धिकता मतलब डिक्टेटोरियल इंटेलेक्चुअलिज्म का दौर शुरू हो गया जो सामान्य बुद्धि और आम पाठक को तिरस्कार की नजर से देखता था। अच्छा। हालत ये थी कि जॉयस के काम पर लिखने वाले एक विद्वान स्टुअर्ट गिलबर्ट ने आम पाठकों को मानसिक अंडरवर्ल्ड की भीड़ तक कह दिया था। क्या कह दिया था? द मॉब ऑफ द इंटेलेक्चुअल अंडरवर्ल्ड। साहित्य अब जीवन की आलोचना कम और विश्वविद्यालयों में एकेडमिक रिसर्च के लिए कच्चा माल ज्यादा बन गया था। और जाहिर है जब इतना बौद्धिक अहंकार आ जाता है तो गलतियों की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। इस किताब में प्रोफेसर एम्सन वाला जो किस्सा है वो तो कमाल का है। वो इस पूरी एकेडमिक दुनिया की सीमाओं को बहुत अच्छे से दिखाता है। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है। प्रोफेसर विलियम एम्सन, जो अपने समय के बहुत बड़े आलोचक माने जाते थे, उन्होंने T.S. एलियट की एक कविता विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी का बहुत गहरा और जटिल विश्लेषण लिखा। उन्होंने कविता की एक खास लाइन की वाक्य रचना की बहुत तारीफ की और उसके कई गूढ़ अर्थ निकाले। और फिर क्या हुआ? बाद में पता चला कि उनका पूरा शानदार विश्लेषण एक मामूली सी प्रिंटिंग की गलती पर आधारित था। क्या? हाँ, कविता के तीसरे संस्करण में प्रिंटर ने गलती से एक कॉमा गलत जगह लगा दिया था, जिससे वाक्य का पूरा ढांचा बदल गया था। छठे संस्करण में उसे ठीक कर दिया गया, लेकिन प्रोफेसर साहब ने गलत वाला संस्करण पढ़ लिया था। जिस जटिल वाक्य रचना की वो तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो कवि ने लिखी ही नहीं थी, वो एक प्रिंटर की गलती थी। पुलिस टाइपिंग की गलती पर टिकी थी। ये तो अविश्वसनीय है। इससे साफ पता चलता है कि चीजों को कितना ज्यादा जटिल और आम लोगों की समझ से परे बना दिया गया था। तो एक तरफ ऊंचा साहित्य अपने बौद्धिक किले में बंद था, लेकिन सड़कों पर क्या हो रहा था? खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद वेलफेयर स्टेट पूरी तरह लागू हो चुका था। लोगों के पास नौकरियां थीं, पहले से ज्यादा पैसा था। कागज पर तो सब कुछ बेहतरीन लग रहा था, है ना? कागज पर तो एक यूटोपिया यानी राम राज्य बन चुका था, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। आर्थिक सुरक्षा आने के बावजूद समाज में एक अजीब सी बेचैनी, असंतोष और बोरियत फैल गई। बोरियत? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अपराध और वेश्यावृत्ति, जिन्हें हमेशा गरीबी का नतीजा माना जाता था, वे घटने के बजाय पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए। वो पुरानी धारणा टूट गई कि गरीबी ही सारी समस्याओं की जड़ है। और शायद इसी खालीपन को भरने के लिए उपभोक्तावाद का जन्म हुआ कि अगर जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है तो चलो नई नई चीजें ही खरीदते हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास था। लोगों की जेब में पैसा था, घर में सुविधाएं थी, लेकिन जिंदगी में कोई मकसद नहीं बचा था। विक्टोरियन युग में धर्म एक मकसद देता था, शौ के जमाने में सामाजिक सुधार एक मकसद था। अब क्या था? बस अगला नया फ्रिज या नई कार खरीदना। इसी खालीपन ने उस विद्रोह को जन्म दिया जिसे हम उपभोक्तावाद कहते हैं। लोगों में पड़ोसी से बेहतर दिखने की होड़ लग गई, और इस होड़ को हवा दी विज्ञापनों की दुनिया ने। किताब में जिक्र है कि विज्ञापन अब सिर्फ चीजों की क्वालिटी बताने के लिए नहीं थे, वे लोगों के मनोविज्ञान से खेल रहे थे।
हाँ, विज्ञापन बनाने वाले डेप्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे थे। उनका मकसद अब सिर्फ उत्पाद की जानकारी देना नहीं था, बल्कि लोगों की अवचेतन इच्छाओं और असुरक्षाओं को निशाना बनाना था। वे जानबूझकर ऐसे विज्ञापन बनाते थे जो लोगों में एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करें, भले ही उसका उत्पाद से कोई सीधा लेना देना ना हो। जैसे कि मुझे लगता है ये तरीका आज भी इस्तेमाल होता है। आज तो ये बहुत आम है, लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई। स्रोत में उदाहरण है कि कैसे विज्ञापन बियर को मर्दानगी से और दोस्ती से, चॉकलेट को प्यार और रोमांस से, और यहां तक कि गैस स्टोव को भी सेक्स अपील और घरेलू सुख से जोड़ने लगे। मकसद था कि आप सिर्फ एक चीज ना खरीदें, बल्कि उसके साथ जुड़ी एक भावना, एक पहचान खरीदें। इसी दौर में एक और चीज का जिक्र है, युवाओं का विद्रोह और बीटनिक कल्चर। ये क्या था और ये इस कहानी में कैसे फिट होता है? बीटनिक कल्चर अमेरिका से आई एक लहर थी। इसका मूल विचार था समाज के हर नियम, हर परंपरा, हर मूल्य को पूरी तरह से नकार देना और व्यवस्था से पूरी तरह अलग हो जाना। ये उसी खालीपन और असंतोष की पैदाइश थी। ब्रिटेन में ये आंदोलन उतना बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन इसने युवाओं में अधिकार के प्रति तिरस्कार की भावना को बहुत बढ़ावा दिया। किसी की मत सुनो, अपने मन की करो वाला रवैया। बिल्कुल। और इसका साहित्य पर क्या असर पड़ा? क्या व्यंग यानी सटायर भी इसी की चपेट में आ गया? हाँ, और ये एक दुखद बदलाव था। पहले के जमाने में व्यंग्य एक बहुत ही गंभीर और शक्तिशाली साहित्यिक हथियार हुआ करता था। उसका मकसद होता था समाज या सत्ता की बुराइयों पर मजाकिया अंदाज में चोट करना, ताकि उनमें सुधार हो। लेकिन इस दौर में व्यंग्य ने अपना वो नैतिक आधार खो दिया। जब आप किसी भी चीज में विश्वास ही नहीं करते, तो आप सुधार के लिए व्यंग्य कैसे करेंगे? तो फिर व्यंग्य क्या बनकर रह गया? वो सिर्फ मजाक और उपहास बनकर रह गया। इसका मकसद किसी चीज को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों का, खासकर प्रसिद्ध लोगों का मजाक उड़ाना था। ये एक तरह की नकारात्मक और विध्वंसक प्रवृत्ति बन गई, जहां किसी का सम्मान नहीं था। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, जिस 20वीं सदी की शुरुआत हर पुरानी मान्यता पर सवाल उठाने के एक महान वादे के साथ हुई थी, वो सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह दिशाहीन और भटकी हुई सी लगती है। ये इस किताब का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है। विक्टोरियन युग की स्थिरता शायद एक छलावा थी जो टूटना ही था, लेकिन उसके टूटने से जो खालीपन पैदा हुआ, उसे एक नए तरह के बौद्धिक अहंकार और सामाजिक भटकाव ने भर दिया। एक तरफ साहित्य आम आदमी से दूर होकर कुछ चुनिंदा लोगों की संपत्ति बन गया, तो दूसरी तरफ वेलफेयर स्टेट और उपभोक्तावाद ने व्यक्ति की अपनी पहचान को भीड़ में और बाजार में डुबो दिया। ये किताब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी, अपने विचार, अपनी हर छोटी बड़ी चीज को सार्वजनिक कर रहा है, जहां एक तरह की दिखावे की संस्कृति है, क्या हमें उस पुराने विक्टोरियन युग की सराहनीय चुप्पी और शालीनता से कुछ सीखने की जरूरत है, या ये सिर्फ गुजरे जमाने की दकियानूसी बातें हैं जिन्हें पीछे छोड़ देना ही बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।